शॉर्ट्स एक्सप्लेनर प्रेजेंट सेंची। फिल्म की शुरुआत होती है हजारों साल पहले से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सेंची के बाबा इन 10 चूड़ियों की मदद से दुश्मनों से अकेले लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं होता है कि ये 10 चूड़ियां कहां से आई, मगर इन 10 चूड़ियों में बहुत सी प्राचीन शक्तियां मौजूद होती है, जिससे कि जो भी इसे पहनता है वो अमर हो जाता है, यानी कि वो कभी भी मर नहीं सकता। सेंची के बाबा ने इन्हीं 10 चूड़ियों का इस्तेमाल करके बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती होती है। काफी टाइम के बाद सेंची के बाबा ने अपनी खुद की एक सेना बनाई, जिसका नाम उन्होंने 10 रिंग्स रखा होता है। इसके साथ साथ उन्होंने कई राज्यों और सरकारों को भी बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से यह 10 रिंग्स सेना काफी फेमस हो जाती है। अगर सेंची के बाबा चाहते तो वो इन 10 चूड़ियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए भी कर सकते थे, मगर उन्हें चाहिए थी बेतहाशा ताकत, और इसी ताकत से उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना राज कर लिया होता है। अब सेंची की बाबा को एक गांव की तलाश होती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उस गांव में मिथिकल क्रिएचर्स और जेमस्टोन्स होते हैं। जैसे ही सेंची के बाबा को उस गांव की लोकेशन की पता चलती है, वो अपनी पूरी टीम को लेकर उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के तरफ जाते हुए उनके रास्ते में एक जादुई जंगल आता है, जो कि सेंची के बाबा को आगे बढ़ने से रोकने लगता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी एक गहरी खाई में गिर जाती है। मगर खुशनसीबी से वो सही वक्त पर उस गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और खाई में गिरने से बच जाते हैं। अब वो उस गांव के अंदर जाते हैं, मगर उस गांव के दरवाजे पर एक गार्डियन होती है, जो सेंची के बाबा का रास्ता रोकने की कोशिश करती है और उन्हें वापस चले जाने के लिए कहती है, और इसी वजह से ही उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। वह गार्डियन सेंची के बाबा को काफी भारी टक्कर देती है और एंड में सेंची के बाबा अपनी 10 चूड़ियों का सहारा लेने के बावजूद भी उस गार्डियन से हार जाते हैं। हालांकि इस लड़ाई के दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वह एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वह जल्द ही शादी करने की सोचते हैं और शादी कर भी लेते हैं, लेकिन गांव के लोग उन्हें वहां रहने से मना कर देते हैं। उसके बाद हमें नन्हा सेंची दिखाया जाता है। जब वह एक बच्चा था, उसकी माँ उसे बहुत सारी बातें बता रही होती है। वह उसे अपने महान रक्षक एक अजगर के बारे में भी बताती है। इसके बाद उसकी माँ उसे एक लॉकेट पहनाती है, जिसमें एक हरे रंग का जेम लगा हुआ होता है। अब हमें फिल्म का सीन कट करके प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सेंची अपना नाम बदलकर सॉन रखा होता है और वो कैलिफोर्निया में पिछले 10 सालों से रह रहा है। अगली सुबह सॉन एक पोस्ट कार्ड देखता है, लेकिन अब तक हमें ये पता नहीं चलता कि सेंची अपना नाम बदलकर कैलिफोर्निया में क्यों रह रहा है। इसके बाद हमें सॉन की एक दोस्त दिखती है और उसका नाम है कैटी। इन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती होती है। यह दोनों कैलिफोर्निया के एक बड़े होटल में गाड़ी पार्किंग की जॉब कर रहे होते हैं और दोनों अपना अपना काम खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। वो लोग रात को एक बार में जाते हैं, जहां वो लोग बहुत मस्ती मारते हैं। तभी उनके दोस्त उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों इतने इंटेलिजेंट हो, फिर भी तुम ये ड्राइविंग की जॉब करते हो। लेकिन उससे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपनी इस जॉब से बहुत खुश होते हैं। अब बहुत रात हो चुकी होती है, इसलिए वह घर जाने की सोचते हैं ताकि वह वक्त पर अपने काम पर जा सके। लेकिन वो लोग घर जाने की बजाय पूरी रात बार में एंजॉय करते हैं, जिस वजह से अगले दिन वह अपने काम पर जाने के लिए लेट हो जाते हैं। वो दोनों सुबह बस में अपने काम के लिए जा रहे होते हैं। तभी कुछ लोग बस में सॉन और केटी पर हमला करते हैं और सॉन से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं, जो कि उसे बचपन में उसकी माँ ने दी थी। लेकिन सॉन अकेला उनसे लड़ता है और दूसरी तरफ केटी ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि ये वही सॉन है जिसको मैंने बचपन में बचाया था। और इतने में ही वहाँ पर उन लोगों का लीडर आता है, जिसका नाम था रेजर फिस्ट, और उसके एक हाथ में तलवार लगी हुई थी। उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। सॉन उनसे काफी देर तक लड़ता है। वहाँ पर बस में एक व्लॉगर होता है
है जो यह सारा हादसा रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसी दौरान बस के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं और बस का ड्राइवर बेहोश हो जाता है। सॉन अपनी दोस्त को बस चलाने के लिए कहता है, मगर रेजर की तलवार के गहरे कट की वजह से बस दो हिस्सों में बंटने वाली होती है। सॉन बस में बैठे सभी लोगों को और बस को महफूज जगह पर ले जाता है और बस दो भागों में बढ़ जाती है। अब क्योंकि बस के ब्रेक फेल हो गए होते हैं, इसलिए बस कई कारों को टक्कर मारते हुए एक जगह पर रुक जाती है। इसी बीच सॉन देखता है कि उन लोगों ने उसका लॉकेट चुरा लिया है और अब वो उसकी बहन का लॉकेट चुराने जाएंगे। इसीलिए वह जल्दी से घर जाता है और अपने बहन के पास मकाओ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कैटी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो सॉन से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है और वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे, क्यों तुमसे लड़ने आए थे और तुम्हें इतनी अच्छी फाइट कैसे आती है। वह उसे कहता है कि तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे मेरी बहन के पास जाना बहुत जरूरी है। कैटी भी उसके साथ मकाओ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो दोनों मकाओ जा रहे होते हैं। तब सॉन केटी को बताता है कि वो मेरे बाबा के साथी थे और वो लोग मेरा लॉकेट लेने आए थे। अब वो मेरी बहन के पास जा रहे हैं उसका लॉकेट लेने, क्योंकि एक लॉकेट मेरी बहन के पास भी है। मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ जाना है। सॉन की दोस्त कैटी यह सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वह सॉन की बहन के बारे में नहीं जानती थी। जाते हुए सॉन बताता है कि मेरी माँ की मौत के बाद मेरे बाबा ने मुझे बहुत दर्दनाक ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। मैं अपना सारा वक्त ट्रेनिंग में गुजारा करता था। 14 साल की उम्र में मेरे बाबा ने मुझे पहले मिशन पर भेजा था, लेकिन मैं किसी वजह से उस मिशन में नाकामयाब रहा और इसीलिए उसके बाद मैं कभी भी घर नहीं लौटा। वो केटी से कहता है कि मेरा असली नाम सेंगची है, मैं यहाँ अपना नाम बदल कर रह रहा था, वो भी पिछले 10 सालों से। फिर हम देखते हैं कि सेंगची मकाओ अपनी बहन के पास पहुँच जाता है। सेंगची की दोस्त केटी मकाओ शहर को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वह पहली बार अमेरिका से बाहर आई थी। सेंगची अपनी बहन सू सियालिंग की तलाश करते हुए एक गैर कानूनी फाइटिंग बार में पहुंच जाता है। अब क्योंकि सेंगची की बस वाली लड़ाई की वीडियो एक ब्लॉगर ने बनाई थी, तो वो वीडियो वायरल हो गया था, इसलिए वहाँ मकाओ में उसे काफी लोग जानते थे। कुछ बार के लोगों ने चालाकी से बार में रात को होने वाली लड़ाई के लिए सेंगची से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेते हैं और यह बात सेंगची को बाद में पता चलती है और अब सेंगची को मजबूरन इस गैर कानूनी बार में फाइट लड़नी पड़ती है। मगर जब सेंगची लड़ने जाता है तो वह अपने ओपोनेंट को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसकी ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि सेंगची की बहन सू सियालिंग ही होती है। और अब देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि सियालिंग सेंगची से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, इसलिए वह सेंगची को बहुत मारती है। लेकिन सेंगची उसके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता और न ही वह अपनी बहन पर कोई अटैक करता है। मगर तभी हमें सियालिंग के अतीत का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने भाई को उस मिशन पर जाने से रोकती है जो कि उसके बाबा ने दिया था। वो अपने भाई से कह रही होती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, जिस पर सेंगची ने उससे वादा किया था कि मैं 3 दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा। अब क्योंकि उस मिशन के बाद सेंगची कभी घर ही नहीं लौटा, इसीलिए सियालिंग उससे काफी ज्यादा नाराज और गुस्सा होती है और अब वो सेंगची को सुपर किक मारकर हरा देती है। बाद में सियालिंग सेंगची को बताती है कि इस जगह की मैं मालिक हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सेंगची कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो तुमने मुझे वह पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था, जिस पर सियालिंग कहती है कि मैंने कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। और तभी वो दोनों समझ जाते हैं कि यह उनके बाबा की चाल थी। इसके बाद सियालिंग वहाँ से चली जाती है और इतने में ही वहाँ पर सेंगची के बाबा के लोग आ जाते हैं। सेंगची उन्हें देखते ही बिल्डिंग का शीशा तोड़कर केटी के साथ भागने लगता है, मगर बिल्डिंग के बाहर भी वो लोग होते हैं और वो लोग सेंगची को पकड़ने के लिए उससे लड़ने लगते हैं। सेंगची केटी को लिफ्ट में जाने के लिए कहता है और वो खुद लड़ने के लिए पीछे रुक जाता है। लिफ्ट में पहुंचने से पहले ही केटी गिरने ही वाली होती है और इतने में सेंगची उसे पकड़ लेता है, लेकिन सेंगची पर पीछे से कई हमले होते हैं और इससे उसका हाथ छूट जाता है। अब केटी गिर रही होती है, लेकिन ठीक ऐन वक्त पर सियालिंग वहाँ पर आ जाती है और केटी को बचाती है। वो सेंगची को लड़ाई में मदद भी करती है, मगर तभी उन पर एक बॉम्ब फेंका जाता है और उनके बाबा का एक साथी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो सियालिंग का लॉकेट लेकर वहाँ से हेलीकॉप्टर में जाने ही वाला होता है कि तभी सेंगची उसे पकड़ लेता है। मगर जब तक वह उसे मार पाता तब तक उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और अपने आदमी को बचा लेते हैं। सेंगची के बाबा सेंगची से कहते हैं कि मैं जानता था मेरा कोई भी आदमी तुम्हें हरा नहीं सकता। इसके बाद सेंगची के बाबा उन तीनों को अपने घर ले आते हैं।
अब सेंगची, सियालिंग और साथ में केटी भी घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वह तीनों ही बड़े उदास दिख रहे होते हैं। सियालिंग सेंगची की दोस्त को उसके बाबा के बारे में बताती है कि मेरे बाबा ने मेरी माँ के मरने के बाद मुझसे बात करना छोड़ दिया था और उन्होंने मुझे कभी भी दूसरे बच्चों के साथ ट्रेनिंग करने नहीं दी। मैंने तो उन्हें दूर से देखते हुए ही खुद को ट्रेनिंग दी और बाद में मैं उनसे भी बेहतर बन गई। जब मुझे लगा कि सेंगची अब कभी भी वापस नहीं आएगा तो मैं 16 साल की उम्र में यहाँ से भाग गई और मैंने अपना खुद का एक अंपायर बनाया। फिर रात होती है और सब साथ बैठकर डिनर करते हैं। सेंगची के बाबा सेंगची को फिर से अपने टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन सेंगची साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद उसके बाबा उन्हें उनकी माँ के बारे में बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दी। हमने साथ में इतने मजे किए कि हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उनके बाबा उन्हें बताते हैं कि जब तुम दोनों घर पर नहीं थे तब मैंने तुम्हारी माँ के गांव के बारे में खोजबीन करना शुरू की और तब मुझे पता चला कि उन लोगों ने तुम्हारी माँ को एक बहुत बड़े दरवाजे के पीछे कैद कर लिया है और ये सब खुद तुम्हारी माँ ने मुझे बताया। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारी माँ ने अपने गाँव वालों से गुजारिश की थी कि वो हमें अपना ले, लेकिन गाँव वालों ने हमें अपनाने से इनकार कर दिया। गाँव वाले मुझे पसंद नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मुझे तुम्हारी माँ के बारे में सपने आने लगे, मगर सेंगची को अपने बाबा के इन सब बातों को सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। फिर उनके पिता उनके लॉकेट को एक ड्रैगन की आंख में डालते हैं, जिसके बाद ड्रैगन पानी के जरिए गांव में घुसने का नक्शा बनाता है, जो कि साल में एक बार ही खुलता है और जो रास्ते गांव में जाने के लिए मौजूद भी हैं, तो वो एक पजल की तरह है जिन्हें पार करना नामुमकिन है। हर साल में एक दिन ऐसा आता है जब रास्ता सीधा हो जाता है और वह दिन अब से 3 दिन के बाद आने वाला होता है। सेंगची के बाबा उस दिन अपनी बीवी को वापस लाने का फैसला करते हैं और अगर वहाँ के लोग ऐसा करने से उन्हें रोकते हैं तो वो पूरी गांव को तबाह कर देंगे। गांव को तबाह करने की प्लानिंग को सुनकर सेंगची गुस्सा हो जाता है। वह अपने बाबा को ऐसा करने से मना करता है। फिर उनके बाबा उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं और उन लोगों को उसी सेल में एक आदमी मिलता है जिसका नाम ट्रेवर है। वो उन्हें बताता है कि तुम्हारे बाबा मुझे मारने आए थे, लेकिन मैंने अपने स्किल्स और पावर से खुद को बचाया। इस दौरान ट्रेवर उन्हें एक जानवर दिखाता है जो बहुत ही अजीब किस्म के जीव होता है जिसका सिर नहीं होता। इसे देखकर वो डर जाते हैं। ट्रेवर सेंगची से कहता है कि यह जीव तुम्हारी माँ के पास था, यह उसी गांव में रहता था जहां तुम्हारी माँ रहती थी और अब ये घर लौटना चाहता है। फिर वह जीव सेंगची को गांव ले जाता है क्योंकि उसे एक रास्ता पता होता है और वो रास्ता उसी सेल में से ही निकलता है जिसमें से सेंगची की बहन भी भाग गई थी। वो लोग सियालिंग की मदद से वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से एक कार में सवार हो जाते हैं और उनके बाबा के साथी भी उन्हें पकड़ने के लिए पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी तरह पता चल जाता है कि ये तीनों यहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह बच निकलते हैं। दूसरी तरफ उनके बाबा उन्हें पकड़ने की बजाय अपने लोगों को जंग के लिए तैयार होने को कहते हैं और कहते हैं कि जब मेरी बीबी घर लौटेगी तो बच्चे भी खुद घर लौट आएंगे। दूसरी तरफ सेंगची, उसकी बहन और केटी बड़ी मुश्किल से जादुई जंगल को पार करते हैं और गांव तक पहुंच जाते हैं। वो एक झरने को पार करते हुए गांव में एंटर करते हैं। वो वहां कई पौराणिक जीवों को देखते हैं। उन्हें देखकर वो दंग रह जाते हैं और वो लोग वहां के लोगों से मिलते हैं, लेकिन गांव के लोग इन्हें इस गांव से वापस चले जाने के लिए कहते हैं। तभी वहां पर सेंगची की माँ की बहन आती है और उन्हें रोकती है। फिर सेंगची उन्हें बताता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है क्योंकि हमारे बाबा यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बड़े से दरवाजे के पीछे तुम गांव वालों ने मेरी माँ को कैद करके रखा है। तभी सेंगची की माँ की बहन उन्हें इस गांव का इतिहास बताती है कि कैसे एक आत्मा लेने वाले राक्षस ने हजारों साल पहले उनके गांव पर हमला किया था और वो राक्षस हमारे गांव को तबाह करने के बाद इंसानों की दुनिया में चला गया। हमारे पूर्वजों ने उस राक्षस को रोकने के लिए 11 योद्धाओं की एक टीम भेजी थी, मगर वो टीम इस खतरनाक काले राक्षस के सामने टिक नहीं सकी। पर एक अच्छे महान ड्रैगन ने राक्षस को हरा दिया और उसे इस बहुत बड़े दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। हम काफी लंबे अरसे से इसकी रखवाली कर रहे हैं। इसके साथ वो ये भी बताती है कि अब वो राक्षस ही इस बड़े से दरवाजे को तोड़ने के लिए तुम्हारे बाबा को तुम्हारी माँ के भेष में बुला रही है, क्योंकि वो राक्षस जानता है कि दरवाजे को सिर्फ वो ही तोड़ सकता है, जिसके हाथों में वो 10 जादुई चूड़ियाँ होंगी, जिसका साफ मतलब है कि सेंगची के बाबा जो आवाजें और सपने देख रहे हैं
वो सच नहीं है, बल्कि यह उस राक्षस की चाल है। अब उनकी आंट उन्हें ड्रैगन की खाल से बने हथियार दिखाती है, जिससे वो राक्षस को आसानी से मार सकते हैं। फिर उनकी आंट उन्हें उनकी माँ का गिफ्ट देती है, जो कि असल में इस गांव का पहनावा था। इसके बाद वो अपने बाबा को रोकने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। नई हथियारों के साथ ट्रेनिंग की वजह से सियालिंग पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। सेंगची अपनी आंट से अपनी माँ की फाइटिंग स्किल्स सिखाने को कहता है, क्योंकि यही वह चीज है जो उनके बाबा को हरा सकती है। इसके बाद उसकी आंट सेंगची को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। यहाँ पर सेंगची अपने बीते हुए कल को याद करता है और तब हमें ये पता चलता है कि उसकी माँ की मौत उसके बाबा के ही वजह से हुई थी, क्योंकि सेंगची के बाबा शादी के बाद अपनी वो 10 चूड़ियाँ उतार दी थी। तो उनके पुराने दुश्मनों ने मौका पाकर उनकी बीबी यानी सेंगची की माँ को मार डाला था। यह जानकर सेंगची के बाबा बहुत दुखी हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी चूड़ियाँ वापस से पहन लेते हैं और अपनी बीबी के हथियारों को ढूंढकर एक एक कर मार देते हैं। लेकिन जब सेंगची के बाबा को असली हथियारे के बारे में पता चलता है तो वो उसे मारने के लिए सेंगची को भेजते हैं और ये वही मिशन था जिसके बाद सेंगची कभी भी घर नहीं लौटा था। सेंगची ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी तलाश में उसकी दोस्त भी वहाँ पहुँच जाती है। सेंगची उसे बताता है कि मुझे अपनी माँ के हत्यारे को मारने का काम पूरा करना था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ इसकी वजह से काफी गुस्सा हो जाएंगी, क्योंकि मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं अपने पिता की तरह गलतियाँ करूँ और इसी वजह से ही मैं कभी भी घर नहीं लौटा। लेकिन ये बात मुझे आज भी परेशान करती है। अगले दिन वो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सेंगची की दोस्त को जंग में शामिल नहीं किया गया था, वह अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी। फिर उस गांव में एंट्री होता है सेंगची के बाबा की। वो अपने साथियों को उस गांव के लोगों को मारने के लिए कहते हैं। दोनों गुटों में मारपीट होने लगती है। सेंगची के बाबा इस दौरान उस बड़े दरवाजे के ओर बढ़ने लगते हैं, मगर उनका पीछा करते हुए सेंगची भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और सेंगची अपने बाबा के साथ बराबरी से लड़ता है और लास्ट में उसके बाबा उस पर अपनी पावरफुल 10 चूड़ियों से हमला करते हैं और उसे समुद्र के गहराई में फेंक देते हैं। फिर वो अपनी 10 चूड़ियों की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो दरवाजा काफी बड़ा होने की वजह से पूरा तो नहीं खुल पाता, लेकिन थोड़ा सा खुल जाता है, जिसमें से राक्षस के साथी बाहर आ जाते हैं और वो अपने राजा यानी कि राक्षस के लिए आत्माओं को चुराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जितनी आत्माओं को चुराकर राक्षस के मुंह में डालेंगे वो राक्षस उतना ही ज्यादा पावरफुल होता चला जाएगा। दूसरी तरफ सियालिंग अपने बाबा के साथियों के साथ लड़ते हुए उन्हें समझाती है कि हमें एक टीम में रहकर उस राक्षस के सेना के साथ लड़ना चाहिए, मगर वहाँ के गांव वाले उनके साथ मिलकर लड़ाई करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन जब राक्षस के साथी उनकी आत्मा को चुराने लगते हैं और जब उन पर हथियारों का भी कोई असर नहीं होता, तब गाँव वाले साथ मिलकर लड़ने के लिए मान जाते हैं और इससे सेंगची की दोस्त को भी लड़ने का मौका मिलता है। सेंगची को समुद्र में डूबते हुए यहाँ के गांव वालों का महान रक्षक ड्रैगन मिलता है। कुछ वक्त बाद यह ड्रैगन राक्षस के साथियों को किसी को भी मारने से पहले ही मार देता है और इस दौरान उसकी आंट सेंगची को अपने बाबा को दरवाजे खोलने से रोकने के लिए कहती है। सेंगची फिर से अपने बाबा के पास जाता है और फिर से एक बार उनसे लड़ने लगता है। इस बार सेंगची अपनी माँ की तरह लड़ रहा होता है। ये देखकर उसके बाबा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंगची लड़ाई के दौरान अपने बाबा के 10 चूड़ियों में से 5 को कंट्रोल कर लेता है और फिर दोनों बाप बेटे 5-5 चूड़ियों से लड़ने लगते हैं। तभी सेंगची के बाबा बाकी 5 बचे चूड़ियों से एक अंडरग्राउंड अटैक करते हैं, लेकिन सेंगची उन्हें भी हासिल कर लेता है और थोड़ी देर बाद वो अपने बाबा की 10 चूड़ियों को नीचे फेंक देता है। सेंगची अपने बाबा से वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ठीक इसी बीच दरवाजे में से राक्षस बाहर आ जाता है। इसके बाद राक्षस इन बाप बेटों को मारने ही वाला होता है कि तभी सेंगची के बाबा सेंगची को दूर फेंक देते हैं और राक्षस सेंगची के बाबा को पकड़ लेता है। राक्षस उनकी आत्मा को छीनने लगता है, जिससे सेंगची के बाबा की मौत होने वाली होती है, मगर मरने से पहले उसके बाबा अपनी 10 चूड़ियाँ सेंगची को सौंप देते हैं। अपने बाबा को मरता देख सेंगची काफी दुखी हो जाता है, लेकिन जब ये राक्षस सेंगची पर भी हमला करने वाला होता है कि तभी सियालिंग अपने रक्षक ड्रैगन के साथ आती है और उस राक्षस को पकड़कर ऊपर ले जाने लगती है। इस दौरान राक्षस ड्रैगन के डर से भाग जाता है और आत्माओं को चुराने के लिए गांव की ओर जाता है ताकि वह अपनी पावर को बढ़ा सके। सेंगची गेट को सील करते हुए राक्षस को रोकने के लिए सियालिंग के साथ आगे बढ़ता है। सेंगची तेजी से ड्रैगन के साथ राक्षस की ओर बढ़ता है और राक्षस के गांव पर हमला करने से
पहले ही उसे पकड़ लेता है। इसके बाद रक्षक ड्रैगन अपने पानी के जादू से राक्षस को सील कर देता है, मगर इससे पहले कि वो उसे सील करता, राक्षस के साथ ही उसे गाँव वालों की आत्मा चुरा कर देने लगते हैं, जिससे राक्षस की पावर पहले से कई ज्यादा बढ़ जाती है और बढ़ी हुई पावर की वजह से यह रक्षक ड्रैगन को पकड़कर उसकी आत्मा को खींचने लगता है। और सेंगची इस वक्त अपने रक्षक ड्रैगन की मदद नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो अपनी बहन को पानी में गिरने से बचा रहा होता है। लेकिन तभी सेंगची की दोस्त राक्षस के गले पर तीर मारती है, जिससे उसके मुंह से रक्षक ड्रैगन छूट जाता है और तभी सेंगची अपनी 10 चूड़ियां राक्षस के मुंह में डाल देता है और उन 10 चूड़ियों की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो राक्षस के चीथड़े चीथड़े यानी टुकड़े टुकड़े करते हुए फाड़ देता है। और इसी के साथ ये सब यह भयानक जंग जीत जाते हैं। लेकिन सेंगची को अपने बाबा के मरने का काफी दुख होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेंगची और केटी कैलिफोर्निया के एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने कुछ दोस्तों को इस जंग की कहानी बता रहे होते हैं कि तभी एक आदमी उन्हें लेने आता है। इसके बाद हम उन्हें एक कप्तान और उसके मददगारों से बात करते हुए देखते हैं। दरअसल इस आदमी ने उन्हें वहीं देख लिया था, क्योंकि सेंगची की 10 चूड़ियां उसे कुछ मैसेज भेज रही थी कि जल्द ही कुछ खतरनाक होगा। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी।